अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीडिल इंजेक्शन के बारे में कि ऑक्सीडिल इंजेक्शन में एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, ये किस क्लास में आता है, इसका जेनेरिक नेम, इसके यूजेस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी ये हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, फिर इसका डोज खास तौर पर बच्चों में, बड़ों में, बालिग अफराद में, प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, और इस इंजेक्शन को लगाने का तरीका क्या है, इसको डायरेक्ट देना चाहिए या फिर 100 ml इन्फ्यूजन या फिर इसको डायल्यूट करके इसको इस्तेमाल करना चाहिए, किन कंडीशन में इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए या बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। दिस इज डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज और इस चैनल पे आपको सिर्फ मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडिल इंजेक्शन के इंट्रोडक्शन से। ऑक्सीडिल इंजेक्शन बीटा लैक्टम क्लास से है और ये थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक ड्रग है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट सेफ्ट्रेक्सोन सोडियम है और सेफ्ट्रेक्सोन सोडियम में मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ ब्रांड नेम के साथ मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जिसमें से एक ब्रांड नेम जो है ऑक्सीडिल इंजेक्शन है। अगर हम बात करें ऑक्सीडिल इंजेक्शन की यूजेस के बारे में कि इसको किन कंडीशंस में इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहली जो फर्स्ट लाइन होती है हमारी, हम स्टार्ट करते हैं सेफ्ट्रेक्सोन सोडियम से। लेकिन ये डिपेंड करता है कि सिवेरिटी क्या है उस इन्फेक्शन की, उसी हिसाब से फिर इसको डोज भी इसका एडजस्ट किया जाता है। लेकिन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम सेफ्ट्रेक्सोन सोडियम में ही लेते हैं। अब कौन कौन सी बीमारियां इसमें आ जाती हैं, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करूंगा कि क्लासेस में बता दूं। जिस तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिस तरह चेस्ट इन्फेक्शन है, खास तौर पर नमूनिया के केसेस हैं, या इसके अलावा चेस्ट के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, चेस्ट में अगर किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है तो इस कंडीशन में फिर सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। फिर स्किन का कोई प्रॉब्लम आ जाए, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाए, जिस तरह खास तौर पर डायबिटिक पेशेंट में या ओबीज जो जिन अफराद को मोटापा होता है बहुत ज़्यादा, उनमें अक्सर जो है स्किन रप्चर हो जाती है, स्किन के सॉफ्ट टिश्यू स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, तो उन पेशेंट्स में भी सेफ्ट्रेक्सोन सोडियम को जो है फर्स्ट लाइन ड्रग में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फिर जब भी पेशाब के मसाइल होंगे, यूटीआई होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, या फिर गुर्दों में प्रॉब्लम होगी, जैसा कि अगर हम बात करें, अगर किसी पेशेंट को पथरी है तो पथरी जैसे ही मूव होती है तो उसके साथ ब्लड आने लगता है, तो जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, तब भी फिर हम इस फर्स्ट लाइन ड्रग में सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फिर जहाँ पे भी बोन और ज्वाइंट इन्फेक्शन होगा वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर मेनिंजाइटिस, जिसमें दिमाग की सोजिश हो जाती है, चाहे वो बच्चों में हो, बड़ों में हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, तो फिर मेनिंजाइटिस में भी ट्रीट करने के लिए सेफ्ट्रेक्सोन सोडियम, जिसमें ऑक्सीडिल इंजेक्शन को एडवाइस किया जा सकता है। इसके अलावा फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें गिनोरिया है, गिनोरिया में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए सेफ्ट्रेक्सोन सोडियम को रिकमेंड किया जाता है। फिर अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हो चुकी है या सर्जरी होनी है और वहाँ पर डर है हमें कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन मजीद बढ़ सकता है या फिर बैक्टीरिया फैल चुका है, इन्फेक्शन जो है बॉडी में ज़्यादा हो चुका है, उसको ट्रीट करने के लिए सेफ्ट्रेक्सोन सोडियम को जो है रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा फिर सर्जरी के बाद, स्पेशली खास तौर पर किसी भी ऑपरेशन के बाद टांकों को खुश करने के लिए या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए, जख्म खराब होने से बचाने के लिए सेफ्ट्रेक्सोन सोडियम को इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजेक्शन हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, तो बॉडी में जब भी बैक्टीरिया दाखिल हो जाता है तो उस बैक्टीरियल सेल वाल को ये ब्रेक करने की कोशिश करता है। जब बैक्टीरियल सेल वाल जो है वो कमजोर हो जाती है तो सेल लाइसिस होती है, यानी कि वो ब्रेक डाउन हो जाती है और बैक्टीरिया की फिर डेथ हो जाती है। इस तरह इन्फेक्शन कंट्रोल में हो जाता है। अगर हम बात करें इसके डोजेज के बारे में, तो इसका डोज जो है डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, सिवियरिटी ऑफ डिजीज पे, यानी कि इन्फेक्शन बॉडी में कितना ज़्यादा फैला हुआ है या इन्फेक्शन की शिद्दत कितनी ज़्यादा है, बच्चा है, बड़ा है, ठीक है, उस हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। अगर हम जनरली बात करें तो एडल्ट यानी कि बालिग अफराद में 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम IV दिया जाता है, जो कि डिवाइडेड डोज भी हो सकते हैं या दिन में एक बार दिया जाता है। अगर आप डिवाइडेड डोजेज होंगे तो वो हर 12 घंटे के बाद दिया जाएगा, यानी एक इंजेक्शन अगर सुबह 8 बजे लगा है तो रात को भी फिर 8 बजे लगेगा। इसी तरीके से 12-12 घंटे के वक्फे से इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन ये फिर डिपेंड करता है कि बीमारी क्या है, उसी हिसाब से इसका डोज जो है एडजस्ट किया जाता है। अगर हम इसकी थेरेपी की बात करें तो ये कितने दिन तक जो है चल सकता है, तो ये डिपेंड करता है किसी पेशेंट को 3 डेज़ के लिए, किसी पेशेंट को 5 to 7 डेज़ के लिए और किसी पेशेंट को 10 to 14 डेज़ तक भी मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो मैक्सिमम डोज है वो 4 ग्राम पर डे तक दिया जाता है, जो कि डिवाइडेड डोजेज में, यानी कि 2 ग्राम सुबह दे दिया और 2 ग्राम शाम को दे दिया। इस तरह जो है 4 ग्राम मैक्सिमम इसका डोज दिया जाता है। अगर हम बात करें बच्चों के बारे में, तो बच्चों में ये डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन की शिद्दत क्या है। अगर हम जनरली बात करें तो 50 से लेकर 75 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है और बच्चों में भी इसी तरह ही 12-12 घंटे के वक्फे से दिया जाता है। अच्छा, मैक्सिमम इसमें जो है हम 100 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन वो सिवियरिटी चेक की जाती है कि अगर तो मर्ज की शिद्दत ज़्यादा है फिर हम 100 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। और बच्चों में भी इसी तरह ही 3 to 5 डेज़ या फिर 7 to 10 डेज़ या 10 to 14 डेज़ तक हम मैक्सिमम दे सकते हैं। और इस इंजेक्शन को लगाने का तरीका यह है कि बच्चों में तो
हम अगर हम सिंगल डोज देना हो या 2 डोजेज़ देने हो तो फिर तो हमने इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर भी लगा देना होता है। अदरवाइज़ अगर लॉन्ग टर्म थेरेपी है जैसा कि 3 डेज़ के लिए, 5 डेज़ के लिए, 7 टू 10 डेज़ के लिए, फिर हमें चाहे बच्चा हो या बड़ा हो आईवी कैनुला पास करना होगा और उसी आईवी कैनुला में फिर हम 12 घंटे के इंटरवल से या फिर ओडी डोज जो है यानी दिन में एक बार अगर लगाना है तो फिर हमने इसको इंट्रावेनस देना होता है। अब इंट्रावेनस देने का एक खास प्रोटोकॉल है, जिस तरह पेशेंट की सेफ्टी के लिए, ताकि पेशेंट को रिएक्शन भी ना हो और पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग भी ना हो, तो सबसे आसान तरीका है, चाहे डोज 1 ग्राम हो, 2 ग्राम हो, 500 mg हो, बच्चे को लगाना हो, बड़ों को लगाना हो, सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप 100 ml नॉर्मल सलाइन में इसको डाइल्यूट करके लगाएं। चाहे दिन में आप 2 बार लगा रहे हैं, चाहे दिन में आप 1 बार लगा रहे हैं, चाहे 1 ग्राम लगा रहे हैं, चाहे 2 ग्राम लगा रहे हैं, लेकिन बस देने का यह तरीका आप जहन में रख लें कि आप इसको डाइल्यूट करके दें। 100 ml नॉर्मल सलाइन में जब आप डाइल्यूट करके देंगे तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि एक तो रिएक्शन होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि पेशेंट को डाइल्यूट होकर चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि पेशेंट को घबराहट नहीं होगी, पेशेंट को वोमिटिंग नहीं होगी, दिल खराब नहीं होगा, उल्टी नहीं आएगी, मैदा खराब नहीं होगा। इसके अलावा फिर पेशेंट को डोज भी फिर स्लो जाएगा, जो कि पेशेंट के लिए भी सेफ्टी है और पेशेंट के लिए ये बेहतरी भी होती है। क्योंकि प्रैक्टिस में हमने देखा है कि जब भी हम डायरेक्टली देते हैं या 10 cc में देते हैं तो एक तो पेशेंट को ये वोमिटिंग करा देता है, एक इसके अलावा फिर एकदम से चक्कर आने लगते हैं, सुस्ती होने लगती है, घबराहट होने लगती है, तो ये पेशेंट के लिए फिर सेफ्टी नहीं होती। तो सेफ्टी सबसे बेहतरीन यही है, पेशेंट के लिए बेहतर तरीका यही है कि इसको 100 ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके लगाया जाए। और ये 100 ml नॉर्मल सलाइन जो है, ये इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, या हम इसको आसान अल्फाज में नॉर्मल सलाइन कह देते हैं। अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो 30 से 40 मिनट या आप 20 से 30 मिनट में इस ड्रिप को इन्फ्यूज़ कर सकते हैं और स्लो। और ये बात जहन में रखें कि इस इंजेक्शन में कोई भी और इंजेक्शन बिल्कुल भी जो है डाइल्यूट ना करें, बिल्कुल भी मिक्स ना करें। ये पेशेंट के लिए बड़ी खतरनाक सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि 2 मेडिसिन जब भी मिक्स हो जाएंगी तो वो कोई ना कोई ऐसा इंट्रैक्शन कर देती हैं जिससे पेशेंट के लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन सकती है। तो ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने कोई और इंजेक्शन देना भी है तो वो या तो अलग से करके दें, अलग से डाइल्यूट करके दें, या फिर आप अगर डायरेक्टली देना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा इंजेक्शन है, लेकिन इस इंजेक्शन के साथ किसी भी और इंजेक्शन को डाइल्यूट ना करें। किन पेशेंट्स को इंजेक्शन ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, बहुत एहतियात से लगना चाहिए, ऐसे पेशेंट्स जिनको सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक से कोई एलर्जी है या उससे रिएक्शन हो जाता है या पेनिसिलिन ग्रुप से कोई एलर्जी है, तो उन पेशेंट्स में इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। और फिर खास तौर पर बच्चों में, ऐसे बच्चे जो पैदाइश के तौर पर उनको जॉन्डिस हो जाए, तो फिर उन बच्चों में बहुत एहतियात से इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, प्रेगनेंसी में इसको लगा सकते हैं या नहीं? तो जैसा कि इस क्लास की जो कैटेगरी है, कैटेगरी बी में ये इंजेक्शन आता है, सेफ्ट्रैक्सोन ग्रुप जो है क्लासिफाइड जो है प्रेगनेंसी कैटेगरी बी है। तो कैटेगरी बी के हिसाब से जो FDA कहता है कि इस इंजेक्शन के लगाने से ऐसे कोई भी बच्चे पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आता या बच्चे में ऐसे कोई टेराटोजेनिक जो है वो चेंजेस नहीं होती, यानी कि बच्चे में नुक्स पैदा नहीं होते, तो ये इंजेक्शन दिया जा सकता है। लेकिन इंजेक्शन देने से पहले हमेशा अपने फैमिली फिजिशियन, डॉक्टर, गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही इस इंजेक्शन को एडवाइस किया जाता है। अगर हम बात करें साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो साइड इफेक्ट्स बहुत कॉमन से होते हैं, जैसा कि अक्सर पेशेंट्स में डायरिया हो जाता है, नोजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, या स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है। और अगर ये इंजेक्शन फास्ट दे दिया जाए तो पेशेंट को घबराहट होने लगती है, बीपी, ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन होने का खतरा होता है। तो इस इंजेक्शन को जैसा कि सेफ्टी में बताया गया है कि 20 से 30 मिनट में इन्फ्यूज़ करना चाहिए, स्लो इन्फ्यूज़ करना चाहिए, तो वो पेशेंट के लिए सेफ्टी रहती है। और ये बात भी जहन में रखें कि ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और एंटीबायोटिक का कोर्स हमेशा कंप्लीट करना होता है, जैसा कि 3 to 5 डेज, 5 to 7 डेज या 10 to 14 डेज तक। और एंटीबायोटिक का कोर्स हमेशा कंप्लीट करना होता है, इसको अधूरा नहीं छोड़ना होता। अधूरा छोड़ने से क्या होता है कि फिर बॉडी में एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस आ जाती है, यानी कि वो इंजेक्शन बॉडी में फिर काम ही नहीं करता, उससे हायर क्लास से फिर जाना पड़ता है। इसीलिए इसका कंप्लीट कोर्स करना लाजमी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिसिन इन्फॉर्मेशन, मेडिकल इन्फॉर्मेशन, हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।